अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय नेम इज़ फ़हद इस्लाम, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो एफएससी का कुछ बच्चों का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक लगता है हमको, ठीक है। क्वांटम नंबर्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, पीछे जो हम टॉपिक्स पढ़ के आए हैं, बोहर एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, उसकी रेडियस के लिए डेरिवेशन, एनर्जी के लिए डेरिवेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो उससे ऑनवर्ड ये कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसमें आज हम क्वांटम नंबर्स को स्टडी करेंगे, इसको देखेंगे कि ये कहाँ से आए हैं, इनका ओरिजिन क्या है, ठीक है, क्या है ये, ठीक है। और इसके अलावा इनको हम अप्लाई किस तरह करते हैं केमिस्ट्री में और इनसे हम क्या अखज़ करते हैं। इसके अलावा आज हम इस जो है वीडियो में पहला क्वांटम नंबर जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वांटम नंबर की तरफ अगर जाएं तो डेफिनेशन इसकी आप देखें कि सेट ऑफ इंटीग्रल नंबर्स, यानी कि इंटीग्रल नंबर का सेट है। इंटीग्रल नंबर कौन से हो सकते हैं कि आपके पास इंटीग्रल नंबर्स, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं इंटीग्रल नंबर्स 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, इनका सेट है, इनका मजमुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो क्वांटम नंबर्स है ना, ये मैथ की सूरत में, मैथमेटिकल जो आपके पास डिजिट्स हैं उस सूरत में आपके पास आंसर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो जो क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को एटम में, उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं, ये मैथमेटिकल जो है वो आपके पास डिजिट्स। अब ये बिहेवियर किस तरह का है, इसको लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट, किस शेल में या सब शेल में मौजूद है, उसकी शेप कैसी है, इसको भी क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा इनकी ओरिएंटेशन, इलेक्ट्रॉन की एटम में ओरिएंटेशन क्या है, उसकी स्पिन क्या है, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं क्वांटम नंबर्स। ओके, हमने देखा कि पीछे हम बोहर एटॉमिक मॉडल स्टडी करके आए हैं और उसके भी कुछ डिफेक्ट्स थे। ये सब की सब बातें एटम में इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करने के लिए थी, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉन को किस तरह अप्रोच कर सकते हैं, उसके करीब उसको किस तरह फाइंड कर सकते हैं किसी एटम के अंदर। इसी तरह हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का भी एक डिफेक्ट था कि साइमल्टेनियसली हम दो चीज़ें फाइंड नहीं कर सकते। इसके बाद श्रोडिंगर जो है एक साइंटिस्ट, फिजिस्ट था, उसने एक इक्वेशन डिराइव की और उसके आंसर जो थे वो इंटीग्रल नंबर्स यानी कि मैथमेटिकल डिजिट्स थे, जो कि हमें एटम में इलेक्ट्रॉन तक अप्रोच करवाते हैं। जिस तरह कि आप देखें कि आपके पास कोई भी पर्सन है, उसको आपने फाइंड करना है, ठीक है, उस तक अप्रोच हासिल करनी है, तो आप देखेंगे वो कौन सी कंट्री में मौजूद है, किस जो है वो सिटी में है, किस प्रोविंस में है, उसका ब्लॉक कौन सा है, उसकी स्ट्रीट कौन सी है और हत्ता कि उसका जो है वो हाउस नंबर क्या है, उसके बाद आप उसे अप्रोच कर लेंगे। इसके अलावा आप एक और मिसाल से समझें कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आपके पास डिफरेंट फ्लोर्स हैं, आपने किसी पर्सन तक अप्रोच करना है, तो क्या कि आपके पास ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे, वहाँ डिफरेंट रूम्स हैं, उनको स्टडी करेंगे, उनमें तलाश करेंगे उसे। इसके बाद फर्स्ट फ्लोर को स्टडी करेंगे तो आखिरकार आप उस पर्सन तक पहुंचेंगे। इसी तरह क्वांटम नंबर्स वो अप्रोच हैं, वो रूट हैं इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने का एटम के अंदर, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसकी अनदर डेफिनेशन जो बुक में भी मौजूद है कि आपके पास सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, सेट ऑफ न्यूमेरिकल values which gives acceptable solution, काबिल कबूल हल, ठीक, solution for Schrödinger wave equation, वेव इक्वेशन, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम। जो श्रोडिंगर था ना फिजिस्ट, उसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को
कंसीडर किया न्यूक्लियस के गिट मूव करते हुए, और उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना तो वेव की सूरत में, इसलिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक, वेव के बाद उसने हाइड्रोजन एटम के लिए उस इक्वेशन को सोल्व किया और कुछ उसके आंसर्स आए किस सूरत में, इंटीग्रल नंबर्स में। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे जो है वो उनको क्रेज होता है कि सर वो इक्वेशन डिराइव करके दिखाएं हमें। ठीक है, तो उस इक्वेशन को डिराइव करना इट्स वेरी लेंथी वर्क। ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ वो इक्वेशन। देखें आपके पास ये है इक्वेशन। ठीक, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट होती है और ये आगे की तरफ चलती है। ठीक? ये इसकी जो है वो वेव इक्वेशन है 2 पेजेस की। ठीक, इसके अलावा ये आगे भी है। और ये यहाँ पर। ठीक है, ये इसकी क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एक फॉर्म है। एक फॉर्म मैंने आपको दिखाई। इसके अलावा इसकी और भी आगे जो है डेरिवेशन मौजूद है डिफरेंट क्वांटम नंबर्स के लिए। ठीक है, अभी हम यहाँ तक इसको देखते हैं। तो जब उसने इस इक्वेशन को डिराइव किया और उसके आंसर निकाले तो हमें पता लगा कि 4 तरह के उसने क्वांटम नंबर हमें दिए जो कि इलेक्ट्रॉन को एटम में कंप्लीटली डिस्क्राइब करें कि वो किस शेल में मौजूद है। ठीक है, और किस सब शेल में उसकी स्पिन क्या है। ठीक है, कैसे मूव कर रहा है, ये सारी बातें। अब 4 तरह के जो क्वांटम नंबर्स हमने स्टडी करने हैं उनके नाम देखें। एक आपके पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसकी जो नोटेशन है ना वो है n। इसकी क्या नोटेशन है, n से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टूडेंट्स इसको प्राइमरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्राइमरी क्वांटम नंबर। ठीक है, सबसे पहला आप देखेंगे ये जो प्रिंसिपल है ना, पेयर ऑफ वर्ड्स में इसे यूज करते हैं अक्सर सरबरा किसी अदारे का। इसी तरह ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है ये बाकी क्वांटम नंबर्स का क्या है, सरबरा है। ठीक है, यानी कि बाकी क्वांटम नंबर्स इससे ओरिजिनेट हैं, इससे डिराइव किए गए हैं, इससे ही निकाले गए हैं। सेकंड क्वांटम नंबर क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। इसकी नोटेशन क्या है, एल। ठीक, और इसको हम कहेंगे सेकेंडरी क्वांटम नंबर। ठीक है, इसके बाद आपके पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, और ये भी आपके पास डिराइव किया गया है, ओरिजिनेट है किससे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। इसके बाद फोर्थ वन आपके पास है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। इसकी नोटेशन है s। ठीक है, और ये भी अगस्त के। अच्छा, यहाँ पे एक जो आपने बात स्टडी करनी है कि जो 3 क्वांटम नंबर है ना, पहले प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक, ये बिलोंग करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। जबकि ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ना, इसका कोई कंसर्न नहीं है श्रोडिंगर। ये 2 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डिजाइन किए थे, आगे हम स्टडी करेंगे। तो इसका जो है कोई कंसर्न नहीं है श्रोडिंगर से, जबकि ये 3 डिराइव किए गए हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। आल्दो ये भी उसी से ही लिए गए हैं। ठीक है, अच्छा आज हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टडी करना है। इसके पहले हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने स्टडी की, उसको देखा। इसमें देखें कि आपके पास इसकी एक और फॉर्म है जिसको हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म को जब हम सोल्व करें तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैथमेटिकल टूल अप्लाई करें, डिफरेंशिएशन अप्लाई करें, इंटीग्रेशन अप्लाई करें, इसके अलावा डिफरेंट कांस्टेंट्स अप्लाई करें, हैमिल्टनियन ऑपरेटर अप्लाई करें। ठीक है, लैप्लासियन ऑपरेटर अप्लाई करें, ये कांस्टेंट्स हैं इक्वेशन के। तो आपके पास जो आंसर आता है ना इस रेडिकल इक्वेशन का, ये आंसर इस रेडिकल इक्वेशन का क्या है, ये आता है। ठीक है, मैं आपको ये इक्वेशन दिखा देता हूं। ये आपके पास है डेरिवेशन फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसमें आप देखें कि ये इसकी क्या है, डेरिवेशन। नेक्स्ट आपके पास और ये इसका जो है वो फाइनल एक्सप्रेशन है, ये इसका क्या है, फाइनल एक्सप्रेशन, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है।
ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे ये जो n है ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक हो गया। तो अब ये क्वांटम नंबर किस काम आता है, क्या इंफॉर्मेशन ये हमें देता है, आइए इसको स्टडी करते हैं। इसमें अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो हम लिखते हैं डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉन इन शेल्स, ऐसा क्वांटम नंबर जो हमें इलेक्ट्रॉन को शेल्स के अंदर डिस्क्राइब करे, ठीक है। शेल्स को हम कह सकते हैं ऑर्बिट्स, ठीक है, ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल्स, ये तीनों नाम हैं एक ही चीज के। अब शेल्स की, ऑर्बिट्स की, एनर्जी लेवल्स की प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हम कंसीडर करते हैं कि आपके पास, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है मौजूद किसी भी शेल में, ऑर्बिट में, एनर्जी लेवल में। जब ये जो है एक्साइट होगा, ठीक है, या क्या होगा, डी एक्साइट होगा, तो एक लाइन या एक क्या स्पेक्ट्रम रिलीज करेगा, ठीक है, एक क्या रिलीज करेगा, स्पेक्ट्रल लाइन, जिसको हम स्टडी करेंगे। तो वो एक स्पेक्ट्रल लाइन हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ऑर्बिट के बारे में, शेल्स के बारे में, ठीक है। जिस तरह हम स्टडी करके हैं एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इसकी वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो है वो इंटीग्रल वैल्यू क्या है, तो हम वो लिखते हैं वैल्यू। इसकी वैल्यू नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अच्छा, चूंकि ये शेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब है 1 रिप्रेजेंट करता है के शेल को, पहले शेल को हम कहते हैं के शेल, इसी तरह दूसरे को हम कहते हैं एल, तीसरे को हमने कह दिया एम और चौथे को हमने कह दिया एन शेल, ठीक। अगर हम इस जो है मॉडल में अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे कि ये n इजिकल टू 1 है, ये 2 है और ये क्या है 3, और क्योंकि ये 1 था तो ये के शेल है, ये एल शेल है और ये कौन सा है, एन शेल, इसी तरह एन शेल, ठीक। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें रेडियस के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, रेडियस ऑफ शेल। हमने बोहर मॉडल में स्टडी किया, हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन आई थी उसको लिखते हैं R इजिकल टू 0.529 n स्क्वायर आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब ये जो n है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है। 1 पुट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो आपके पास रेडियस आ जाएगा पहले शेल का, 2 पुट करेंगे तो रेडियस आ जाएगा दूसरे शेल का। इसी तरह आपके पास ये इंफॉर्मेशन देता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, एक शेल के अंदर एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन, उसके लिए आपके पास इक्वेशन थी E is equal to -2.178 into 10⁻⁻18 1/n स्क्वायर, और ये थी जूल, ठीक है। इसी तरह हम इसको मॉडिफाई भी किया था कि आपके पास जो है वो इसको 1000 से डिवाइड करके, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिख सकते हैं, किलो जूल पर मोल में भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये मजीद हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट साइज ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, इसके बारे में साइज ऑफ ऑर्बिट, साइज ऑफ ऑर्बिट, क्या आपके पास जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी का जो ऑर्बिट है उसकी साइज, उसका साइज क्या है। आप देखें कि जितनी वैल्यू n की बढ़ती जाएगी ना, जो रेडियस का साइज है, जो आपके पास एनर्जी लेवल का साइज है, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं लिख सकता हूं साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शन है n के, ठीक है। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। यहां पे आप देखें
कि जो सेंटर में है ये आपके पास न्यूक्लियस है, जबकि ये आपके पास पहला शेल है, दूसरा है, तीसरा। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, यानी कि पहले शेल के लिए n की वैल्यू क्या है 1, दूसरे के लिए 2 और तीसरे के लिए 3, KLM। तो वैसे वैसे आपके पास साइज बढ़ता जाएगा, विड्थ बढ़ती जाएगी, बैंड बढ़ता जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से जैसे जैसे n की वैल्यू वैसे वैसे साइज। अब आपके पास इंफॉर्मेशन जो है हमें देता है एंगुलर मोमेंटम के बारे में, जो आपके पास पहला क्वांटम नंबर है एंगुलर मोमेंटम। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला हमने बोहर में भी स्टडी किया था, पोस्टुलेट्स में mvr इज इक्वल टू nh/2π। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन ऑर्बिट हमें जो है वो एंगुलर मोमेंटम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ओके, इसके बाद आखिर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? इसका फार्मूला बड़ा सिंपल है, 2n², ठीक है। क्या फार्मूला है? 2n²। n की वैल्यू पुट करते जाएं और आपके पास आंसर आ जाएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं जो है n इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है k शेल है, और जब मैं 2 into 1 पुट करूं तो आपके पास 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाई 2 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। एक ये इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर n इज इक्वल टू 2 है तो आपके पास L हो जाएगा। इसका मतलब है 2 into 2 का स्क्वायर, 2 2 are 4, 4 2 are 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन? 8, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। इसी तरह अगर n is equal to 3 हो जाए, n यानी कि शेल, तो आपके पास 2 into 3 का स्क्वायर, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 3 3 are 9, 9 2 are 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह आपके पास n के लिए 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जिससे हमें पता लगता है कि एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यानी कि आपके पास 1 भी आ सकते हैं, लेकिन पहले शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकते हैं, दूसरे शेल में 7 भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 8 आ सकते हैं, 9 नहीं आ सकते। तो आज हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टडी किया और क्वांटम नंबर्स के बारे में जाना कि ये कहाँ से आए हैं और शेरोडिंगर का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है। हमारे साथ रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो एजिमुथल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।